नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 के नए चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है जीवों में जनन। ये बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे हम लोग। इसमें एक शब्द आता है जीव। जीव किसे कहेंगे? तो कहेंगे जिसमें उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि घटनाएं होती हैं, उसे जीव कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभी वृद्धि को लेकर भी कहा जाता है कि वृद्धि सजीवों का कैसा गुण है, तो हम कहेंगे वृद्धि सजीवों का विशिष्ट गुण नहीं है। अब ये सजीवों का विशिष्ट गुण क्यों नहीं है, तो हम बात करेंगे कि जो निर्जीव होते हैं, नॉन लिविंग्स निर्जीव होते हैं, जो जैसे रेगिस्तान के क्षेत्रों में अगर हवाएं चलती हैं तो बालों के टीले इकट्ठा हो जाते हैं और बड़ा चट्टान का निर्माण कर लेता है, तो यहाँ भी वृद्धि होती है। अतः विशिष्ट गुण वह होता है जो सिर्फ सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं। चूँकि हम देख रहे हैं कि वृद्धि निर्जीव में भी हो रहा है। जैसे कोई लकड़ी है, पानी में डाल दी तो फूल जाती है, तो उसमें भी वृद्धि हो रही है। लेकिन एक बात समझेंगे कि निर्जीव में जो वृद्धि होती है वो बाह्य वृद्धि होती है। कैसी वृद्धि होती है? बाह्य वृद्धि होती है। तो हमने देखा विद्यार्थी कि चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीव क्या होता है? तो कहेंगे कि जिनमें उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि घटनाएं होती हैं, उसे जीव कहा जाता है। वृद्धि को लेकर भी विचार करते हैं। वृद्धि क्या होता है? तो कहेंगे वृद्धि भी जीवों का विशिष्ट गुण नहीं है, क्योंकि वृद्धि निर्जीव में भी होती है। लेकिन कैसे? आंतरिक होती है कि बाह्य होती है? तो कहेंगे बाह्य वृद्धि होती है। दूसरी बात देखते हैं वाला, इसमें लिखा है जनन। जनन क्या होता है? हेडिंग डालते हैं जनन और रिप्रोडक्शन। अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो कहेंगे जीवों द्वारा अपने समान, जीवों द्वारा अपने जैसी संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। हमने लिखा जीवों द्वारा अपने जैसी संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे बरगद का पेड़, जैसे मान लेते हैं, जैसे बरगद है, तो बरगद के पेड़ से एक नए बरगद का पेड़ का निर्माण होता है। जैसे आम के पेड़ से एक नए आम के पेड़ का पौधा निर्माण होता है। जैसे मनुष्य जो है अपने जैसे नए संतान का निर्माण करता है। तो यही सभी घटनाएं क्या कहलाती है? जनन कहलाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जनन में एक बात आती है, देखेंगे आप। जनन में एक बात आती है जिसे जनक कहते हैं। जनक, पेरेंट किसे कहते हैं? पेरेंट। तो जो जीव अपने जैसी संतान का निर्माण करता है, उसे जनक कहते हैं। तथा एक और शब्द आता है जिसे संतति कहते हैं। संतति, ऑफ स्प्रिंग। संतति क्या है? तो जो नया जीव बनता है, उसे संतति कहते हैं। आप जिसे ध्यान देंगे, जैसे मैंने एक अमीबा बनाया, जैसे ध्यान दें,
जैसे एक अमीबा आपके सामने बनाया गया, यह है अमीबा। अभी इस अमीबा से हमने 2 नए अमीबा का निर्माण हुआ, ये 2 छोटों से। तो अमीबा से 2 नए अमीबा का जो निर्माण हुआ, ये घटना जो हुई ये जनन कहलाया। लेकिन ये जो पहला अमीबा है इसे क्या कहेंगे, ए वाले को, और इन दोनों जो ए बी और सी इन्हें क्या कहेंगे। तो आप देखेंगे जो पहला ये जनक है, ये जनक है। ये 2 दोनों मिले हैं, ये दोनों जो हैं ए बी और सी, ये दोनों संतति हैं। ये दोनों क्या हैं, संतति है। तो ये आपका हो गया जनक अमीबा और ये हो गई संतति अमीबा। तो मेरे दोस्तों, मुझे विश्वास हो गया कि आप जान चुके होंगे। मैंने चैप्टर का नाम लिखा है, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जीव किसे कहते हैं, पहला शब्द था, तो जिसमें उपापचय, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि घटनाएं होती हैं उन्हें जीव कहा जाता है। वृद्धि को लेकर कभी कभी विचार करते हैं लोग, तो हम कहेंगे कि वृद्धि जीवों का विशिष्ट गुण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो कहेंगे क्योंकि निर्जीव वस्तुओं में भी वृद्धि होती है। लेकिन कैसी वृद्धि होती है, तो बाह्य वृद्धि होती है। कोई आपसे पूछे ये कि कैसे बाह्य वृद्धि निर्जीव में होती है, तो आप कहेंगे कि रेगिस्तान के जगहों पर बालों का, हवाओं द्वारा बालों का इकट्ठा होते होते एक बड़ा टीला बन जाता है, जो एक वृद्धि के कारण ही होता है। जैसे किसी लकड़ी को पानी में डुबो देते हैं तो फूल जाती है, तो वहाँ भी वृद्धि हो रही है, लेकिन बाह्य वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं जनन क्या होता है। तो जीवों द्वारा अपनी जैसी संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। जैसे बरगद के पेड़ से नए बरगद का पेड़, आम के पेड़ से नए आम का पेड़, मनुष्य से विद्यार्थी नए मनुष्यों संतान का निर्माण होता है। तो इसमें 2 शब्द आते हैं। एक शब्द आता है जनक, पैरेंट। जो जीव अपने जिस संतान का निर्माण करता है उसे जनक कहते हैं। संतति क्या है, जो नया जीव बनता है उसे संतति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अमीबा से हमने 2 संतति बना दिया, तो ये जनक हो गया और ये दोनों क्या हो गए, संतति हो गए। अब इसके बाद देखते हैं विद्यार्थी, अब इसके बाद हम टर्म देखते हैं जिसका नाम होता है, दूसरा टर्म आता है जीवन काल। जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान, तो लाइफ स्पान बहुत छोटा टर्म है, इसे ध्यान से देखें। जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक इसे नेचुरल डेथ कहेंगे। नेचुरल डेथ, प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। जीवन काल कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कभी कभी हम लोग को ये शंका हो जाता है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, ये प्राकृतिक मृत्यु जो टर्म समझ नहीं आ रहा है कि नेचुरल डेथ क्या होती है। मतलब जब हम अपनी आयु से मरते हैं, हमारा जन्म हो गया और अपनी आयु से मरे, उसके बीच का जो समय होता है उसी को जीवन काल कहा जाता है, लाइफ स्पान कहा जाता है। यदि मान लेते हैं कि किसी जीव का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट से उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उसके लाइफ स्पान में कंसीडर तो किया जाएगा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि उस मनुष्य का जीवन काल यहीं तक था। क्योंकि किसी मनुष्य का नेचुरल डेथ, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ तक की जो जीवन बीच का समय होता है उसी को जीवन काल कहा जाता है। दोस्तों, हम सुसाइड कर लें, मतलब आत्महत्या कर लें, ये मतलब उसके जीवन काल में काउंट नहीं किया जाएगा। नेचुरल डेथ, स्वयं से मरे, मतलब कि ईश्वर के द्वारा जो डेथ मृत्यु प्राप्त होती है, तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन काल कहा जाता है। एक्सीडेंट से मर गया, सुसाइड करके मर गया, तो वो उसके जीवन लाइफ स्पान में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर जीवों का कुछ न कुछ एक लाइफ स्पान होता है। यदि हम बात करते हैं बालक कुछ जीवों का लाइफ स्पान, जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ आपको, जैसे कि किसी का जन्म मान लेते हैं 2002 में होता है और उसकी मृत्यु, जैसे नेचुरल डेथ की बात करते हैं, 2070 में अगर हो जाती है, तो 2 और 70 के बीच का जो समय होगा, 2 और 70 के बीच का समय जो होगा वही जीवन काल कहलाएगा। वही जीवन काल कहलाएगा, यही जीवन काल कहलाएगा।
जैसे कुछ जीवों का जीवन काल निश्चित होता है, जैसे बात करते हैं हाथी जो होती है, हाथी का जीवन काल 75 वर्ष होता है। हाथी का जीवन काल 75 वर्ष होता है दोस्तों। कितना? 75 वर्ष होता है हाथी का, 75 वर्ष, हाथी 75 वर्ष। अगर मैं बात करता हूँ कुत्ता, तो कुत्ता का 15 से 16 वर्ष होता है। कुत्ते का कितना? 15 से 16 वर्ष, 15 से 16। कुत्ता याद करेंगे, जैसे कुत्ते तुम 15-16 दिन तक रहोगे, अर्थात 15-16 वर्ष तक। हाथी 75, कुत्ता 15-16। अगर मैं बात करता हूँ तितली, तो तितली का 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह या हफ्ते बोल देते हैं, 1 से 2 सप्ताह तितली। हाथी 75 वर्ष, कुत्ता 15 से 16, तितली 1 से 2। अगर बात करता हूँ गुलाब की बात करते हैं, तो गुलाब जो होता है 10 वर्ष तक होता है, गुलाब का 10 वर्ष। कौवा की बात करें, कौवा तो 15 वर्ष तक। अगर हम बात करते हैं केला की बात करते हैं, तो 25 वर्ष तक। बात करते हैं गाय की, तो 26 वर्ष तक। बात करते हैं मगरमच्छ की, तो मगरमच्छ 60 वर्ष तक। घोड़ा की बात करते हैं दोस्तों, तो 50 वर्ष तक। मगरमच्छ, गाय, केला 25, कौवा 15, गुलाब 10, गाय 26, मगरमच्छ 60, घोड़ा 15। अगर बात करते हैं तोता, तो तोते का जीवन काल जो होता है, ये होता है 140 वर्ष। अगर हम बात करते हैं कछुआ, तो कछुआ का जीवन काल जो होता है 100 से 150 वर्ष तक। अगर बात करते हैं विद्यार्थी धान का, धान की हम लोग खेती करते हैं, तो 4 महीना होता है। अगर बात करते हैं बरगद का पेड़ जो होता है विद्यार्थी, तो ये 300 से 500 वर्ष तक होता है इसका। अगर बात करते हैं पीपल का, तो पीपल का जो होता है 2500 वर्ष तक ये जीवित रह सकता है। अगर बात करते हैं आम के पेड़ का, तो ये 200 वर्षों तक जीवित रह सकता है। तो ये कुछ दिए गए हैं बालक, जिन्हें आप दिमाग में रख लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे, ये आसानी से याद हो जाएगा। जैसे हाथी 75 वर्ष, कुत्ता 15-16 वर्ष, तितली 1 से 2 हफ्ते, गुलाब 10 वर्ष, कौवा 15 वर्ष, केला 25 वर्ष, गाय 26 वर्ष, मगरमच्छ 60 वर्ष, घोड़ा 50 वर्ष, तोता 140 वर्ष, कछुआ 100 से 150 वर्ष, धान 4 महीने, बरगद 300 से 500 वर्ष, पीपल 2500 वर्ष, और आम की बात करते हैं तो यह 200 वर्ष तक जीवित रहता है विद्यार्थी। तो ये विद्यार्थी इसके जीवन काल की बात करते हैं हम लोग, और ये इसकी बात स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे देखेंगे विद्यार्थी, अब आगे देखते हैं हम लोग, तो इस पर विचार करते हैं। अब इसके आगे हम विचार करेंगे तो देखा जाएगा। अब आगे विचार करेंगे दोस्तों, तो हमने देखा जीवन काल क्या होता है, लाइफ स्पान क्या होता है। फिर हमने देखा विद्यार्थी कि जीवों में जन्म कैसे होता है, जनन क्या होता है। तो जन्म बताएंगे कि जीवों द्वारा अपने जैसे संतान का निर्माण करना जनन कहलाता है। अब बात करते हैं जनन। ये जो जनन होता है, ये जनन कितने प्रकार का होता है? तो विद्यार्थी जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को एसेक्सुअल और से बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसे बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर विद्यार्थी देखा जाए अलैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे वह जनन जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लिखेंगे वह जनन जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं।
लेकिन अगर बात करें लैंगिक जनन तो कहेंगे वह जनन जिसमें दो जीव की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, और लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, बोला कि युग्मक का निर्माण क्यों नहीं होगा? भाई एक ही जीव है तो इसमें युग्मक कहाँ से बनेगा? इसमें दो जीव होते हैं, एक नर और एक होता है मादा। जब नर मादा होगा तो इसमें किसका निर्माण होगा? इसमें युग्मक का निर्माण होगा, जिसे गाइमेट कहते हैं। इसमें युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा विद्यार्थी। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखें, जैसे मैंने कहा एक अमीबा मैं लेता हूँ और एक अमीबा से जैसे हम दो संतति का क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। तो एक से दो का निर्माण हो गया तो यह लैंगिक जनन हो गया। लेकिन यहाँ देखा जाए एक नर होगा और एक क्या होगा? मादा होगी विद्यार्थी। एक मादा होगी, ये होता है नर और एक होता है मादा। तो नर और मादा जब होगा तो युग्मक का निर्माण होगा। इसमें से दो जीव की आवश्यकता होगी और इसमें एक ही जीव से होता है तो इसमें एक जीव की आवश्यकता होगी। दूसरी बात करते हैं विद्यार्थी, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, लेकिन लैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताओं का मतलब होता है शेप एंड साइज अलग अलग होता है। जैसे इसमें शेप एंड साइज अलग अलग, जैसे हम कहते हैं आलू से, जैसे एक आलू का पौधा लेते हैं और एक दूसरे खेत में बोते हैं तो हम देखेंगे कि बड़े बड़े जो आलू यहाँ से इकट्ठे लगे रहते हैं, ये जो आलू के पेड़ होते हैं, इनमें कोई विभिन्नता नहीं होती है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिलाकर यह नहीं पहचाना जा सकता है कि ए और बी, हम बता नहीं पाएंगे किस खेत का आलू है, तो इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी जीव का किसी पुरुष या किसी महिला का कोई बच्चा होता है तो उस महिला का उस बच्चे से डिफरेंट होता है, तो उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन इसमें भिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। तो हमने अलैंगिक जनन की बात किया, हुआ जनन जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहेंगे। लैंगिक जनन में जिसमें दो जीव की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहेंगे। इससे इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, इसमें नर मादा होते हैं इसलिए युग्मक का निर्माण होता है, जैकोट जैसे कहते हैं। जैसे इसमें एक अमीबा से हमने दो जीव बना दिया, यह नर और मादा से एक जीव बनेगा। इसमें भिन्नता उत्पन्न होती है लेकिन इसमें भिन्नता नहीं उत्पन्न होती। किसमें? अलैंगिक जनन में। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें क्लोन बनता है, लेकिन इसमें क्लोन जो होता है क्लोन नहीं बनता है। अब हम बात करते हैं क्लोन क्या है। देखिए भाई, यहाँ क्लोन की परिभाषा देखते हैं तो कहेंगे कि यदि क्लोन की परिभाषा लिखते हैं, यदि नई संतान अकारकी और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है तो उसे क्लोन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं वाला? क्लोन कहते हैं। मतलब यहाँ एक शब्द लिखा है आकार की, मार्फोलॉजिकली, और आनुवांशिक मतलब जेनेटिकली। इन दोनों शब्दों को हम लिखते हैं आपके सामने। तो देखें, हमने लिखा मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, आकार की और आनुवांशिक रूप से दोनों क्या हो जाए? समान हो जाए। जैसे यहाँ देखेंगे तो दोनों आलू जो हैं समान ही थे, इसलिए इसमें क्लोन का निर्माण हो रहा था। किसका?
क्लोन का। क्लोन का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। और क्लोन की यह परिभाषा है, यदि नई संतान आकारिक और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है तो उसे क्लोन कहते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्लोन का निर्माण नहीं होता है, इसमें क्लोन का निर्माण नहीं होता है। ये लिखा है मैंने, क्लोन नहीं बनता है या क्लोन का निर्माण नहीं होता है। पालक क्यों नहीं होता है? जैसे जब एक माता पिता के एक संतान उत्पन्न होते हैं तो माता पिता के पूरे का पूरा मार्फोलॉजिकली माने बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से उसका पूरा मिलता नहीं है। हाँ, कुछ अंश जो होते हैं जैसे जीन इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन पूरे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, पूरा समान नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आकारिक मतलब बाहरी रूप से, जेनेटिकली का मतलब आंतरिक रूप से, दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे हमने आलू की बात की, इसमें क्लोन बनेगा लेकिन इसमें क्लोन नहीं बनेगा क्योंकि उसका समान नहीं होगा, तो ये क्लोन होता है। दूसरी बात करते हैं विद्यार्थी, आगे इतना ही हम देखेंगे। तो हमने बताया बालक जनन जो होता है ये देखेंगे। जनन दो प्रकार का हो गया, अलैंगिक जनन और एक लैंगिक जनन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? तो कहेंगे वह जनन जिसमें एक जीव की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन किसे कहेंगे? वह जनन जिसमें दो जीव की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में युग्म का निर्माण नहीं बनता है, युग्म का निर्माण नहीं होता है या नहीं बनता है, जैसे गायमेट बोलते हैं। इसमें नर और मादा दो लोग होते हैं इसलिए युग्म का निर्माण होता है। जैसे एक अमीबा से हमने दो संतान बना दी, यहाँ एक से ही बनाया है। यहाँ नर और मादा से एक संतान या दो संतान बनती है, इसमें विभिन्नताएं नहीं उत्पन्न नहीं होती है, और लेकिन इसमें भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसमें क्लोन बनता है, इसमें क्लोन नहीं बनता है। क्लोन की परिभाषा आपकी यहाँ बताया, यदि नई संतान आकार की और आनुवांशिक रूप से, यहाँ एक शब्द लिखा है आकार की और आनुवांशिक। आकार के मतलब बाह्य रूप से, आनुवांशिक मतलब कि जेनेटिकली, यहाँ लिखा मार्फोलॉजिकल जेनेटिकली क्या होंगे, समान होंगे। तो यदि नई संतान आकार के और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के, यहाँ लिखा है जनक, अपने जनक के समान होती है तो उसे क्लोन कहते हैं। अब हम बात करेंगे विद्यार्थी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो होता है, यह अलैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यह कितने प्रकार का होता है? तो विद्यार्थियों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, तो अलैंगिक जनन जो होता है 6 प्रकार का होता है दोस्तों। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। अब इन 6 प्रकार के हम नाम लिख रहे हैं आपके सामने, ध्यान से देखेंगे। ये 6 प्रकार के होते हैं। तो पहला लिखते हैं आपके सामने, जिसका नाम है विखंडन। विखंडन, इसे कहते हैं मुकुलन। मुकुलन, इसे बोलेंगे बीजाणु निर्माण। बीजाणु निर्माण, इसे बोलते हैं खंडन। पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन, और इसे बोलते हैं कायिक या वर्धी जनन। कायिक या वर्धी जनन। विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फीजन। फीजन, इसे बोलते हैं बडिंग। बडिंग, इसे बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, 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 और इसे बोलते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन, रीजनरेशन, इसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये एन होता है वाला। तो ये 6 प्रकार के होते हैं कायिक, ये 6 प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। कौन कौन सा? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, खंडन विधि, पुनरुद्भवन, कायिक या वर्धी जनन। तो इन 6 की चर्चा विद्यार्थी हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।